अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हो? बहुत अच्छे। यस, एकदम एक्साइटेडली बोलना चाहिए, हम बहुत अच्छे हैं मिस। हम लोगों को ऑनलाइन में पढ़ने बहुत मजा आ रही है या नहीं, सच बोलो। हाँ आ रही है। हाँ, तो आपकी स्कूल बंद है, फिर भी हमारी स्कूल चल रही है ना ऑनलाइन में, बराबर। तो स्कूल बंद लेकिन फिर भी हमारी पढ़ाई जारी है ऑनलाइन एजुकेशन में। आप सबका जो है वो स्वागत है कि आप लोग जो है रोजाना ऑनलाइन आते हो और पढ़ते हो। आप सब बच्चे अच्छे हो। हाँ, तो आज हम लोग जो है वो साइंस का लेसन शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, साइंस का लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, साइंस का लेसन हमारा जो हुआ था, कौन सा लेसन चल रहा था? 10 साइंस का। तो लेसन नंबर 10 को हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। अब मेरी आवाज आ रही है? यस मिस। तो अगर यस मिस। आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो या कहीं पे आपको दिखने में कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे तुरंत बता देना, हाँ, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा। और अभी हम लोग लेसन शुरू करने के बाद में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ऑल ऑफ यू विल म्यूट योर माइक व्हेन आई विल आस्क यू क्वेश्चन, देन ओनली यू हैव टू अनम्यूट, आंसर एंड देन अगेन म्यूट। हाँ, आंसर करके दोबारा फिर से म्यूट कर लेंगे। ओके, सो तो हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारा लेसन का नाम है, पेज नंबर कौन सा चल रहा है हमारा? 72। ओके, हमारे सेल ऑर्गेनल्स देखे थे हम लोगों ने। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, यस मिस। so next cell organelle, the name of this cell organelle is mitochondria. अच्छे से दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एंड यू एवरीबडी यस मिस। और सबके पास में अपनी अपनी टेक्स्ट बुक है। ओके, सो यस मिस। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? ईच सेल रिक्वायर्स एनर्जी, है ना, हर एक को एनर्जी की जरूरत होती है। हमको भी कुछ काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है ना, तो सेल को भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ओके, सो ईच सेल रिक्वायर्स एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल के लिए एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अ माइटोकॉन्ड्रिया इज सीन as a double membrane structure. Can you see over here double membrane structure? ये एक अंदर की membrane है और ये बाहर की membrane है। Okay, this is inner membrane and this is outer membrane. So this is double membrane. यहाँ पे एकदम साफ दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे ये outer membrane है और ये inner membrane है। दिख रहा है सबको आपकी टेक्स्ट बुक में? This is outer membrane, यस मिस। this is inner membrane. So this is double membrane. Okay, double membrane structure. The outermost, the outer membrane is porous. बाहर की मेम्ब्रेन कैसी है? पोरस है, उसमें पोर्स है, ऐसे छेद 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 है, सुराख है उसके अंदर। हाँ, पोरस। एंड द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। अंदर की मेम्ब्रेन देखो ऐसे फोल्ड्स हैं, इसमें दिख रहा है ये फोल्ड्स आप लोगों को? ऐसे फोल्ड्स है अंदर की मेम्ब्रेन में। हाँ, और बाहर की मेम्ब्रेन में क्या है? पोर्स है, छेद 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 है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों है? दिस फोल्ड्स आर कॉल्ड, ये फोल्ड्स जो है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टे, क्रिस्टे। यहाँ पे दिया हुआ देखो, क्रिस्टे। दो अंदर के जो फोल्ड्स है उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। द इनर कैविटी इज फिल्ड विथ प्रोटीनेशियस जेल लाइक मैट्रिक्स। ये ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है ना,
ये क्या है? प्रोटीनेशियस जेल लाइक मैट्रिक्स कंटेनिंग राइबोसोम्स। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है? राइबोसोम होता है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स होते हैं एंड डीएनए होता है। हाँ, ये जो ब्लू कलर का जेल है मैट्रिक्स, उसमें क्या क्या होता है? राइबोसोम होते हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स होते हैं और डीएनए होता है। हाँ, ये तीन चीज होते हैं, राइबोसोम, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स और डीएनए। ये तीन चीजें होती है इस मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, मैट्रिक्स जो जेल के जैसा दिखाई दे रहा है, ये ब्लू ब्लू कलर का इसके अंदर। ओके, देयरफॉर इट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन प्रोटीन। इसलिए डीएनए भी है ना अंदर, इसलिए वो क्या करता है? अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है। इसके अंदर प्रोटीन खुद से बन सकती है। ठीक है, इसके अंदर खुद से प्रोटीन बन सकती है। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इन द सेल। क्या काम करता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडाइज करता है कार्बोहाइड्रेट को और फैट्स को in cell. The energy released in this process is stored in the mitochondria in the form of ATP. ATP के फॉर्म में, ATP यानी एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। तो ये एनर्जी जो है वो स्टोर की जाती है। प्लांट सेल हैव लेस माइटोकॉन्ड्रिया देन एनिमल सेल्स। प्लांट सेल में कम है माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल की बनिस्बत। कोई मुझे बता सकता है क्यों ऐसा? प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कम है और एनिमल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? प्लांट्स, बोलो जल्दी, कौन बता सकता है? प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया कम है और एनिमल्स में ज्यादा है। हेलो, कोई बता सकता है प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया कम क्यों है और एनिमल्स में ज्यादा क्यों है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाने का काम करते हैं? एनर्जी, बराबर। यानी प्लांट्स को कम एनर्जी की जरूरत है और एनिमल्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। क्यों? हेलो, सोच के बताओ क्यों ऐसा होगा? प्लांट्स को कम एनर्जी की जरूरत और एनिमल्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत। हम लोग रोज स्कूल में आते हैं क्योंकि एनिमल मूव करते हैं और प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं। हाँ, हम लोग रोज स्कूल में आते हैं जाते हैं, हम लोगों की एक्टिविटीज कितनी सारी रहती है। वैसे एनिमल्स, प्लांट्स की उतनी एक्टिविटी है क्या? वो जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर खड़े खड़े वो भी मूव करते हैं। हाँ, वो भी मूव करते हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटीज हमारे जितनी नहीं होती, इसलिए उनको उतने एनर्जी की जरूरत नहीं होती है जितनी हमको होती है, एनिमल्स को होती है। राइट, सो ये ध्यान में रखेंगे। हाँ, सो दे हैव लेस माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट्स के पास में लेस माइटोकॉन्ड्रिया है जबकि एनिमल्स के पास में ज्यादा है, बिकॉज एनिमल नीड्स मोर एनर्जी। नाउ फंक्शंस, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? फंक्शन यानी काम, टू प्रोड्यूस एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी। सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा एटीपी बनाता है जिससे हमको एनर्जी मिलती है। दूसरा काम क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया? सिंथेसाइजेस ऑफ प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एक्सेट्रा, ये सब का वो सिंथेसाइज करता है। प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड्स का सिंथेसाइज करना यानी तोड़ना, और उसको तोड़कर वो क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के काम है। राइट, नाउ डू यू नो माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन आरबीसीज। हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ड्यू टू दिस द ऑक्सीजन विच इज कैरीड बाय देम इज नॉट यूज्ड फॉर देमसेल्व्स। आरबीसीज में अगर माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? उसका काम एनर्जी बनाने का काम है। तो वो क्या करेगा? आरबीसीज के अंदर की जो ऑक्सीजन है उसको ले लेगा एनर्जी बनाने के लिए। फिर अगर ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया ले लिया तो आरबीसीज हमारे ईच एंड एवरी पार्ट को जो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया ने इस्तेमाल कर लिया। It is used up by the mitochondria. Therefore,
इन आरबीसीज देर इज नो माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाई देर इज नो माइटोकॉन्ड्रिया इन आरबीसीज, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज producing energy, so it will consume the oxygen present in RBCs, and then RBCs will be helpless to provide oxygen to each and every cell of our body. हमारे बॉडी में हर जगह पे ऑक्सीजन पहुंचा नहीं पाएंगे आरबीसीज, क्योंकि वो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया इस्तेमाल कर लेगा एनर्जी बनाने के लिए। इसलिए अल्लाह ताला ने आरबीज के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया है। ठीक है। नाउ what is the benefit of folding of inner membrane in the mitochondria? ये बाहर की मेम्ब्रेन ऐसी है, लेकिन अंदर की ऐसी फोल्डेड क्यों है? अभी देखो, ये कपड़ा है सीधा, तो ये सीधा अगर सीधा सीधा रहेगा तो इतना रहेगा, इतना ही कपड़ा रहेगा ना, बराबर। अगर मैं इसको ऐसा फोल्ड करूं, ऐसा फोल्ड करूं, हाँ दिखाई दे रहा है ना सबको, ऐसा फोल्ड करके रखूं, तो इतने छोटे से जगह में कितना सारा कपड़ा रह गया, देखो दिख रहा है आप लोगों को, अच्छे से दिख रहा है? Yes, miss. तो बिल्कुल इसी तरह से वो फोल्ड होने की वजह से इसमें इतने सारे जो है वो जगह में, छोटे जगह में ज्यादा से ज्यादा ये अंदर का मैट्रिक्स जो जमा होना है वो ज्यादा से ज्यादा रह सकता है। समझ में आया? अच्छी बात, अच्छे से समझ में आई बात? हाँ Yes, yes, miss. हाँ। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लाइनिंग फोल्डेड क्यों है वो समझ में आया? तो इट कैन ऑक्यूपाइज, यहाँ पे क्या लिखोगे, इट कैन ऑक्यूपाइज more and more space, more and more space for matrix. हाँ, इट कैन ऑक्यूपाई मोर एंड मोर स्पेस फॉर मैट्रिक्स। अगर आपको बारीक दिखाई दे रहा होगा तो आप जूम करके देख सकते हो। सो इट कैन ऑक्यूपाइज मोर एंड मोर स्पेस फॉर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ना, मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या है, राइबोसोम है, फॉस्फेट है और डीएनए है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज वैक्यूल। वैक्यूल, वैक्यूल, वैक्यूल आर द स्टोरेज सैक्स फॉर द सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। खाली होता है एकदम, खाली डब्बे के जैसा, तो वो क्या होता है, स्टोरेज सैक होता है, जिसके अंदर हम जैसे डस्टबिन में हम लोग कचरा जमा करके रखते हैं ना घर के, वैसा वैक्यूल जो है वो एक स्टोरेज सैक है। तो दे डोंट हैव एनी टिपिकल शेप और साइज, इनका कोई टिपिकल शेप या साइज नहीं होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द वैक्यूल चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल। कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है, हाँ कभी ऐसा ऐसा भी हो सकता है। तो जैसा सेल की जरूरत है वैसे वैक्यूल्स का शेप होता है। जरूरी नहीं है कि वो यही शेप का हो, किसी भी शेप में हो सकता है, जैसे सेल की जरूरत है। वैक्यूल्स इज बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। एक ही मेम्ब्रेन से वो बाहर से बंधा हुआ रहता है, जैसे हम लोग की कैरी बैग होती है ना, ऐसा समझ लो। अब उसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल? वैक्यूल का काम क्या है? टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल। ऑस्मोटिक प्रेशर हमने पिछली बार देखे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर, हाँ यहाँ पे हमने देखा था ये ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखने का काम कौन करता है? वैक्यूल करता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। टू स्टोर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स एंड एंड प्रोडक्ट्स। हाँ, मेटाबॉलिक जो होते हैं बाय प्रोडक्ट्स यानी उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स को, और एंड प्रोडक्ट यानी उनको बनने के बाद में जो कचरा होता है वो, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, वाटर एक्सेट्रा जो है उसके अंदर स्टोर होता है। हाँ, क्या क्या स्टोर होता है? ग्लाइकोजन, प्रोटीन और वाटर, ये इसके अंदर चीजें होती है। ठीक है। इन एनिमल सेल दे स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फूड। एनिमल सेल्स में उसमें क्या स्टोर करते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट और फूड स्टोर करते हैं। वाइल इन अमीबा इट स्टोर्स फूड बिफोर डाइजेशन। अमीबा में जो वैक्यूल होता है उसके अंदर वो खाना जमा करके रखता है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप।
प्लांट में वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो उसमें अपना सेल सैप जो होता है वो जमा करके रखता है एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी रिजिडिटी टू देम, हाँ, जिसकी वजह से वो फूल जाता है, टर्जिड हो जाता है, फूल जाता है, और रिजिडिटी यानी एकदम स्ट्रांग हो जाता है टू देम, जिसकी वजह से प्लांट्स को जो है वो पानी जो है टर्जिडिटी, जैसे पानी से फूल फूल जाने वाली चीज होती है ना, उसको बोलते हैं टर्जिड, और रिजिड यानी फर्म, वो प्लांट्स को फर्म बनाता है। ठीक है, एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एनिमल सेल्स जो होते हैं वो एनिमल जो है वो नंबर 1 और नंबर 2 करते हैं, उनका एक्सक्रीशन होता है। यहाँ पर एक चीज़ नहीं दी हुई है, वैक्यूल्स के ज़रिए प्लांट्स जो है वो एक्सक्रीशन का भी काम करते हैं, यानी जो भी उनको एक्सक्रीट करना होता है, जो बाहर बॉडी के निकलना है, वो वैक्यूल्स के अंदर जमा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स। अगला सेल ऑर्गेनल है प्लास्टिड्स। व्हाई आर प्लांट्स लीव ग्रीन एंड फ्लावर्स रेड, येलो, ऑरेंज और ब्लू? हर लीफ का, स्टेम का कलर हर एक का ग्रीन है, लेकिन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के कितने अलग 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 कलर है। सो द ऑर्गेनल्स विच गिव सच कलर इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, है ना। हमारे इंसान में ऐसा है कि हाथ अलग कलर का, पैर अलग कलर का, सर अलग कलर का, ऐसा नहीं है ना, लेकिन प्लांट्स में हमको कितने अलग अलग कलर दिखते हैं। उसका जो बार्क होता है, बार्क तना जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, जो टहनियाँ होती है, कौली टहनियाँ, वो सब ग्रीन कलर की, पत्ते ग्रीन कलर के, और उसके ऊपर जो आने वाले फल और फ्रूट्स हैं और फ्लावर्स हैं वो कितने सारे कलर्स के होते हैं। तो ये कलर्स जो देने का काम करता है उसको कहते हैं प्लास्टिड्स। इट इज कॉल्ड प्लास्टिड। प्लास्टिड हैव डबल मेम्ब्रेन एंड आर ऑफ टू टाइप्स। जो कलरिंग होता है, कलर करने का काम जो होता है प्लांट्स को, वो कौन करता है? प्लास्टिड्स करता है। हाँ, और वो टू टाइप्स के होते हैं। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है कलर ऑफ द प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चार्ट आप लोग याद करेंगे, ये आपको मैच द कॉलम में या किस में भी आ सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रीन कलर किसकी वजह से है? क्लोरोफिल की वजह से। हाँ, यहाँ पे पिगमेंट्स का नाम दिया हुआ, देखो ग्रीन कलर किसकी वजह से है? क्लोरोफिल की वजह से। ऑरेंज कलर एग्जाम्पल कैरेट, जो गाजर का ऑरेंज कलर होता है ना, वो किसकी वजह से है? कैरेटीन। देखो कैरेट से याद रखेंगे, कैरेटीन। हाँ, कैसे याद रखना है? ऑरेंज कलर जो है वो कैरेट, कैरेटीन। हाँ, येलो कलर जो है वो किसकी वजह से है? होता है ज़ैंथोफिल की वजह से। पर्पल और ब्लू कलर होता है ना, जो बैगन वगैरह का है, जामुन का है, वो पर्पल और ब्लू कलर किसकी वजह से होता है? एंथ्रोसायनिन, एंथ्रोसायनिन, एंथोसायनिन। नेक्स्ट इज डार्क पिंक कलर जो होता है, जैसे कि बीट रूट का है तो उसका है बीटालाइन। देखो ये कैरेटीन और बीटालाइन याद रखने के लिए आसान है, क्योंकि कैरेट से कैरेटीन है और बीट से बीटालाइन है। लेकिन थोड़ा सा आपको येलो के लिए याद करना पड़ेगा ज़ैंथोफिल, और पर्पल एंड ब्लू कलर के लिए एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको याद करना है। ओके, नाउ ल्यूकोप्लास्ट, दो टाइप के उसने बताया ना प्लास्टिड्स होते हैं, एक तो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट यानी व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट यानी व्हाइट या कलरलेस प्लास्टिड्स, और क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट यानी कलर्ड प्लास्टिड्स। तो ये सारे के सारे जो यहाँ पे दिए हुए वो कौन से हैं? क्रोमोप्लास्ट है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, ध्यान में आया? दे ऑल आर क्रोमोप्लास्ट। नाउ color plastids can get converted into other type of chromoplast, example raw green tomatoes। देखो इसका कलर चेंज हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में, जैसे कि रॉ ग्रीन टोमेटोज, जो टमाटर जब कच्चा होता है तो ग्रीन कलर का होता है, टर्न्स रेड ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड सिंथेसाइज टू लाइकोपीन। रेड कलर किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। लाल रंग जो है वो लाइकोपिन की वजह से होता है। क्लोरोफिल जो है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, और वो लाइकोपिन में कन्वर्ट होता है। बराबर। अब मुझे बताओ कि कच्चे रंग का, कच्चा आम जो होता है वो कौन से कलर का होता है?
कच्चा आम ग्रीन लाइट ग्रीन, ग्रीन हाँ, और वो पकने के बाद कौन से कलर का होता है? येलो, येलो येलो तो वो उसमें वहां पे कौन सा आता होगा? येलो कलर का कौन सा है? लाइकोपिन, येलो कलर के लिए ज़ैंथोफिल यस, ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल। एंड जैसे टमाटर में लाइकोपीन जो है वो टमाटर को ग्रीन से रेड बनाता है, वैसे मैंगो को पकने के बाद में जो है वो ग्रीन से येलो कौन बनाता है? ज़ैंथोफिल। उसी तरह से नींबू में भी है, नींबू भी है ना, पहले ग्रीन रहता है, कच्चा रहता है, तब येलो, पकने के बाद में येलो हो जाता है, तो वहां पे भी ज़ैंथोफिल होगा। तो अब आप लोग सोचेंगे कि अलग अलग जितने भी फ्रूट्स है तो पहले ग्रीन होते हैं, बाद में उसका जो कलर चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, आपको ये सोचना है। ओके, इंटरनेट माय फ्रेंड, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट मोर कलर्स, यही आपको इंटरनेट पे ढूंढना है। और भी बहुत सारे कलर्स हैं। ऑब्जर्व इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड द रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट एंड कंप्लीट द अबाउट चार्ट। यहाँ पे आपको डॉट 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 दिया हुआ है, नीचे डॉट 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 इसीलिए दिया हुआ है कि आपको इंटरनेट पे से ढूंढना है कि कौन सा कलर और किसकी वजह से होता है, कौन से पिगमेंट की वजह से। ये आपको इंटरनेट से ढूंढकर इस चार्ट को, अधूरे चार्ट को कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज क्लोरोप्लास्ट। अब बताओ मुझे, ये प्लास्टिड्स हैं, ये किस में होंगे? एनिमल सेल्स में होंगे क्या प्लास्टिड्स जो कलर करते हैं? एनिमल नो सेल्स मिस, नहीं। नो मिस हाँ, तो प्लास्टिड्स ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट सनलाइट में जो है वो फूड बनाने का काम करता है। तो ये एनिमल सेल्स में होंगे क्या? हम एनिमल सनलाइट में फूड बनाते हैं क्या? नो मिस, नो। तो नहीं हाँ, तो प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट जो है वो ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। प्लास्टिड्स एंड क्लोरोप्लास्ट ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ओके, नाउ उसके लिए अभी एक्टिविटी क्या करना है? टेक आउट अ थिन पील ऑफ रियो और croton leaf and observe a chromoplast under the compound microscope. रियो लीफ आपके गार्डन अगर होगा आपके आजू बाजू में तो आपको दिखेगा कि ऐसे शेप के पत्ते होते हैं और उसमें ऐसी ऐसी लाइनिंग होती है, और वो थोड़ा सा जामुनी पर्पल कलर के होते हैं, दिखते हैं जामुनी यस पर्पल कलर के, और नीचे से ग्रीन कलर होता है उसका, नीचे की तरफ उसका ग्रीन कलर होता है। तो ये पत्तों को अगर आप निकाल के उसको पील, उसका अगर ऊपर से बाहर पतला छिलका निकालेंगे, जैसे कि हमने प्याज का निकाले थे वैसा, तो आपको क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस, आपको क्लोरोप्लास्ट उसमें दिखाई देगा, और वो क्या है? इम्पॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द लीव्स। लीव्स के अंदर भी ये आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई देंगे, लेकिन लीव्स के अंदर कहाँ पे दिखेंगे? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ क्लोरोप्लास्ट होता है, और नीचे जो होता है वो लाइट ग्रीन कलर होता है लीफ का नीचे की तरफ का, तो वहाँ पे स्टोमेटा होता है जिससे वो सांस लेते हैं। और ऊपर की तरफ क्या होता है? ये क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि लीव्स ऐसे रहते हैं ना प्लांट्स में, तो वो सनलाइट को एक्सपोज होते हैं, सनलाइट की तरफ ऐसे इस तरफ से लीफ दिखाई देते हैं, तो वहां से वो सनलाइट में जो है वो फूड बनाते हैं। क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट ट्रैप्स सोलार एनर्जी, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो सोलार एनर्जी यानी सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी, और उसको किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। स्टोमेटा इन द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स, और स्टोमेटा जो होता है इस शेप का, ऐसा शेप का होता है स्टोमेटा, ये स्टोमेटा ऐसा होता है, ऐसा ऐसे शेप का स्टोमेटा होता है, ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये स्टोमेटा है जो क्या करता है? अंदर गैस को अपने अंदर लेता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, सो डी, और उसमें स्टोमेटा में क्या क्या होता है? डीएनए होता है, राइबोसोम होता है एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एट
आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा जो है सांस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो अंदर वो क्या उसके साथ में स्टोर करके रखता है, डीएनए, देन राइबोसोम और कार्बोहाइड्रेट। अब ये सब जो चीज़ें हैं वो एनर्जी देने वाली चीज़ें हैं। तो अभी ये क्लोरोप्लास्ट को फूड बनाने के लिए सनलाइट में एनर्जी की ज़रूरत है, और ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये स्टोमेटा में से डीएनए, राइबोसोम, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब चीज़ों के ज़रिए उसको सूरज की रोशनी को अपने फूड में कन्वर्ट करने के लिए उसको एनर्जी मिलती है। अब फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट सोलार एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होती है कि सोलार एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, जिससे प्लांट्स का क्या बनता है, फूड बनता है। जिससे प्लांट्स का क्या बनता है, फूड बनता है। दुनिया में और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सनलाइट को फूड में कन्वर्ट कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में ये कैपेसिटी होती है। क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट गिव्स डिफरेंट कलर टू द फ्लावर एंड फ्रूट्स। अब क्लोरोप्लास्ट में क्रोमोप्लास्ट होते हैं जो कलर देते हैं, जैसे कि प्लास्टिड्स, राइट। ल्यूकोप्लास्ट आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड लाइक स्टार्च। ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होते हैं, जिनका कोई कलर नहीं होता है, वो क्या काम करते हैं, इन्वॉल्व इन सिंथेसाइज एंड स्टोरेज ऑफ फूड लाइक स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। ये जो फूड होता है इसको स्टोर करने का काम कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स can produce protein as well as replicate themselves as they have their own DNA and ribosome। क्यों ये चीज कर सकते हैं वो, क्योंकि उनके पास में उनका खुद का डीएनए अंदर मौजूद होता है, इसलिए वो रेप्लिकेट कर सकते हैं, यानी और भी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोफिल की जरूरत होगी तो वो और ज्यादा क्लोरोफिल बना सकते हैं, उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। After studying the cell and cell organelles, you must have come to know that all the function in plants and animals, cells are taking place smoothly due to the cell organelles। सेल ऑर्गेनल्स उसके अंदर, सेल के अंदर होते हैं। हमने जैसे स्टार्टिंग में देखा था, ये सेल है, ये सेल के अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स है, जिसकी वजह से हर सेल जो है वो अपना काम बहुत अच्छे से कर सकता है, और हर सेल ऑर्गेनल्स का अपना अपना अलग काम है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, वैक्यूल्स जो है वो स्टोर करके रखता है, प्लास्टिड्स हैं वो कलर देते हैं, क्लोरोफिल होता है वो फूड बनाता है। उसके बाद में हमने गोल्गी बॉडीज देखे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखे, किस तरह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हर चीज़ को, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, फिर वो गोल्गी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। फिर हमारा न्यूक्लियस होता है, उसमें कितने सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे कैरेक्टर्स के लिए। फिर लाइसोसोम जो है वो कोई भी पॉइजनस चीज़ है उसको ख़त्म करने का काम तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी करता है, लेकिन लाइसोसोम को सुसाइड बैग बोलते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे पॉइजनस चीज़ को जो है वो निगल लेता है और खुद फट जाता है, इसलिए उसको सुसाइड बैग बोलते हैं। तो ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स सेल्स के अंदर अपना अपना काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से सेल का काम पूरा होता है। सो अब हम लोगों ने अभी तक यही सारी चीजें जानी हैं। सच डेवलप्ड सेल आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। और इस तरह का डेवलप्ड सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक के लिए क्या याद रखना है आपको, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल। लास्ट ईयर यू हैव स्टडीड प्रोकैरियोटिक सेल। हमने पिछले साल पढ़े थे प्रोकैरियोटिक सेल के भी बारे में 7th स्टैंडर्ड की किताब में। प्रोकैरियोटिक सेल यानी जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, और बैक्टीरिया में होते हैं ये सेल। लेट्स नाउ कंपेयर देम। अब हम लोग उनको कंपेयर करेंगे। अब वर्क ऑफ इंस्टीट्यूट क्या है, नेशनल सेंटर ऑफ सेल साइंस जो है,
NCCS is an independent institute working under Biotechnology Department of Government of India. It is located in the campus of Savitri Bai Phule, Pune University. पूना में है ये, पुणे, एंड इन्वॉल्व्स इन रिसर्च इन साइटोलॉजी. साइटोलॉजी यानी सेल की स्टडी जो होती है उसको बोला जाता है. इट प्रोवाइड्स सर्विसेज फॉर नेशनल एनिमल सेल repository. It is mainly working on research about cancer treatment. अब सेल्स के बारे में वो जो है वो स्टडी कर रहे हैं, और उसके लिए आपको मैं बता दूं वहाँ पे जो होते हैं वो स्टेम सेल्स जो होते हैं, स्टेम सेल याद रखेंगे आप लोग. स्टेम सेल्स के जरिए अभी कैंसर की जो है वो स्टडी की जा रही है, कैंसर के इलाज के लिए कोशिश की जा रही है स्टेम सेल्स के जरिए. ठीक है, तो वहाँ पे पूना में जो है ये रिसर्च अभी चल रही है, आपको ये मालूमात रखनी है. ओके, नाउ हम कंपेयर करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में. अब यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसकी साइज 5 से 100 माइक्रोमीटर होती है. अब उसमें न्यूक्लियस और ये सब चीजें हैं, तो ये वाला सेल हमेशा बड़ा होता है. और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए ये सेल छोटा होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर तक होता है ये. ठीक है, उसके बाद में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मोर देन 1 होते हैं. इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स किस में होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं, इसलिए इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मोर देन 1 होते हैं. और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए इसमें ओनली 1 होता है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिर्फ 1 होता है, एक सेल के अंदर एक क्रोमोसोम होता है. अगला न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब चीजें इसमें मौजूद होती है. और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियाइड रिजेंबल्स न्यूक्लियोलस. उसमें क्या चीज होती है? न्यूक्लियोइड होता है जो न्यूक्लियस के जैसा दिखता है, जो न्यूक्लियस नहीं होता है. न्यूक्लियोइड जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस के जैसा खाली दिखता है. तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है. नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर नहीं होते हैं. दे डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स, इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं. एग्जाम्पल प्रेजेंट इन हाईली इवॉल्व्ड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो ज़्यादा बड़े यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उसके अंदर यूकैरियोटिक सेल होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है. और प्रोकैरियोटिक सेल्स किस में होते हैं? ओनली इन बैक्टीरिया में होते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस की ज़रूरत नहीं होती है. इसी वजह से बैक्टीरिया इतने तेज़ी से फैलते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है. आप लोगों को ये पूरा लेसन मैंने बहुत ही स्लोली 2 से 3 हिस्से में लिया, क्योंकि ये लेसन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और तुमको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, इसलिए ये लेसन पूरा किया गया है. उम्मीद करती हूँ कि ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगला लेसन इससे भी मज़ेदार है. तो आज हमारा ये लेसन जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स, ये लेसन हमारा आज यहाँ पे ख़त्म होता है. तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. राइट? किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है, कोई चीज़ नहीं समझी है तो आप लोग पूछ सकते हो. हाँ, और आपको इसकी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करनी है. एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस अगर आपको कुछ नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते हो. ठीक है, तो हमारा लेसन यहाँ ख़त्म होता है इस उम्मीद के साथ में कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज मिस. अल्लाह हाफिज. ओके, तो यहाँ पर हमारा लेसन ख़त्म होता है. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज मिस. अल्लाह हाफिज.